हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज सर और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो ये क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है जिसको आज हम पूरा करेंगे यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले जब हम सेल को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि एक्चुअल में सेल है क्या। देखो, जैसे अगर हम एक बॉडी की बात करें बेटा, तो जैसे ये ह्यूमन बॉडी है। ओके, जैसे ये क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इनमें क्या है, जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है, हमारी सेल। ओके, फिर बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाएंगे, आपका टिश्यू बनाएंगी। एंड बहुत सारे जो टिश्यू मिलेंगे तो इनसे मिलकर क्या बनेगा, आपका ऑर्गन बनेगा। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और फिर फाइनली हमारी क्या बन जाएगी, बॉडी, या इसी को हम बॉडी ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ओके, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम एक बिल्डिंग का या एक मल्टी का फॉर्मेशन करना है, तो मल्टी की फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, बेसिक यूनिट ब्रिक, है ना, ब्रिक। अब बहुत सारी ब्रिक मिलेंगी तो वॉल का फॉर्मेशन होगा, दीवार बनेगी, है ना। दीवार के बाद क्या बनेगा, आपका रूम बनेगा। और रूम के बाद आपका क्या बन जाएगा, हाउस बन जाएगा। और बहुत सारे हाउस मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टी बन जाएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मल्टी को बनाने के लिए हमको बेसिक यूनिट की जरूरत क्या होती है, ब्रेक होती है। और उसी प्रकार हमारी बॉडी को हमको बनाने के लिए हमको बेसिक यूनिट क्या है, आपकी सेल। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि ये जो सेल है ये कैसी बनी होती है, इसको किसने डिस्कवर किया था, है ना। तो ये सारा कुछ देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि प्रॉफिट आपको भी हो सके और आपके फ्रेंड लोगों को भी हो सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की, वो क्या है, सेल है। और सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग लिविंग हैं तो हमारे अंदर सेल होगी। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल के बने होते हैं। एंड सम सेल आर कंपोज एंड सिंगल सेल। अब देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मैनी सेल के होते हैं। तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, इनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे। और मैनी सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। जैसे हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर, है ना। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ह्यूमन आ जाएगा, है ना, प्लांट आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा। फिर यूनिसेलुलर की बात करें, जैसे कि अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, क्लोमिडियम की बात करें, तो ये सारे क्या हैं आपके, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, तो ये हो जाएंगे आपके यूनिसेलुलर। ओके, तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर, जो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर हम मल्टी पल सेलुलर की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका कि पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस कर सकते हैं, है ना, ये स्वतंत्र रह सकते हैं। दूसरी बात ये परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, तो ये क्या करते हैं, लाइफ के एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बात है यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एनीथिंग लेस देन आ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग्स। उन्होंने ये कहा है कि अगर सपोज दैट ये सेल है और सेल का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, अब हमने इसको स्ट्रक्चर को इनकम्प्लीट बना दिया, चलो ये इनकम्प्लीट बना दिया, तो अगर सेल का स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट होता है तो वो जीवन के जो एसेंशियल फंक्शन है वो उसको कार्य करने में वो अक्षम है, मतलब वो कर नहीं पाएगी, है ना। तो यही लिखा है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, तो हम उसको लिविंग इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो शायद अपने कार्य को नहीं कर पा रही है। एंड हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। तो फिर हमारे मन में ये क्वेश्चन भी आता है भाई कि जब इन्होंने लिविंग सेल को देखा, अच्छा ये कब देखा था इन्होंने, 1674 मीन्स 1674 में इन्होंने देखा था किसको, लिविंग सेल को, तालाब में देखा था। तो फिर डेड सेल को किसने देखा, तो डेड सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने।
और कब देखा था? 1665, 1665। तो इन्होंने डेड सेल को देखा था, है ना, डेड सेल। ओके, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन आए थे, है ना, कब आए थे? 1831 में। तो 1831 में उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। एंड उसके बाद फिर इन्वेंशन होता गया माइक्रोस्कोप का, बहुत ज़्यादा हाईली माइक्रोस्कोप आते गए, जैसे फेस कॉन्ट्रास्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसके मीडियम से हमने क्या किया? अपनी इस सेल की स्टडी को आसान बनाया, है ना। तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल थ्योरी। मतलब सेल थ्योरी, सेल के ऊपर एक थ्योरी दी गई होगी, उसी को हम सेल थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पर हम 3 वैज्ञानिक की बात करेंगे। यहाँ पर 1838 में आए थे मैथियस श्रीडन, जो जर्मन के बॉटनिस्ट थे। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे साइंटिस्ट थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान 1838 में आए थे, ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। और फिर एक और साइंटिस्ट आए थे हमारे, रुडोल्फ विर्चो, है ना। तो ये आए थे आपके कब? 1855 में, रुडोल्फ विर्चो। तो बस ये तीनों वैज्ञानिकों को अपन को देखना है सेल थ्योरी में। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेल थ्योरी। तो सबसे पहले देखेंगे हम सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट, और इनका क्या नाम था? मैथियस श्रीडन। चलो, इनको हमने डैन कहा शॉर्ट फॉर्म में। डैन साहब आए। अब डैन साहब ने क्या किया भाई? ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने देखो, डैन बॉटनिस्ट कहे तो बॉटनिस्ट कौन होता है? बॉटनी कहे तो प्लांट। तो इन्होंने किस पर स्टडी किया था? प्लांट पर, है ना। इन्होंने किस पर स्टडी किया था? प्लांट पर किया था। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि जो प्लांट की सेल होती हैं, है ना, तो ये बहुत सारी सेल, जैसे प्लांट सेल हैं, अब बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाएंगे? प्लांट टिश्यू बनाएंगे। तो ये इन्होंने बताया था, किसने? जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस श्रीडन ने। फिर उसके बाद आए थे हमारे थियोडोर स्वान। तो इसमें लिखा भी, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल एंड फॉर्म टिश्यू। ओके, तो ये प्लांट सेल होती हैं, और यही क्या बनाएंगे? आपका प्लांट टिश्यू बनाएंगे। फिर सेकंड साइंटिस्ट आए थियोडोर स्वान। तो थियोडोर स्वान ने, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने स्टडी की थी, इन्होंने स्टडी की थी प्लांट और एनिमल दोनों पर, है ना। इन्होंने स्टडी की थी प्लांट प्लस एनिमल दोनों पर स्टडी की थी, है ना। अच्छा, इन्होंने प्लांट पर किया तो इन्होंने किसके बारे में पता किया? सेल वॉल के बारे में। और उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड लेयर होती है, तो इसी को क्या नाम बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और एनिमल के बाहर कहा ना कि आउटर साइड में एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन मिलती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यही इन्होंने बताया था। ओके, तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कि स्टडी डिफरेंट एनिमल्स एंड रिपोर्टेड द थिन आउटर लेयर, और उसको आज हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने प्लांट पर स्टडी की थी। तो प्लांट में सेल वॉल को देखा था, है ना। सेल वॉल क्या है? इसका यूनिक कैरेक्टर होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो प्लांट है तो इसका यूनिक कैरेक्टर क्या है? तो आपको बता देना क्या? सेल वॉल। फिर अब इन्होंने हाइपोथेसिस दी, है ना। स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो इन्होंने बता दिया था, किसने? स्वान ने, कि जो एनिमल और प्लांट सेल होते हैं तो ये कंपोज ऑफ सेल होता है, और इनके प्रोडक्ट ऑफ सेल से क्या होती हैं? बनी हुई होती हैं, है ना। और इस आधार पर इन्होंने फिर क्या दे दिया? सेल थ्योरी दे दिया। तो दोनों ने मिलकर क्या दिया? सेल थ्योरी। तो पहले क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था? तो आप बताओगे स्वान, श्रीडन एंड थियोडोर स्वान, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, है ना। लेकिन ये एक हाइपोथेसिस थी। ये क्या थी? एक हाइपोथेसिस थी। अच्छा, अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस क्या होता है? जिसको हमने प्रूव नहीं किया, अभी ये डिस्प्रूव है, और जिस दिन हाइपोथेसिस को हमने प्रूव कर दिया तो फिर ये बन जाएगी आपकी थ्योरी। क्या बन जाएगी? ये थ्योरी। तो एक प्रकार से इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था। लेकिन ये जो श्रीडन और स्वान थे तो ये एक बात नहीं बता पाए थे। इनसे पूछा जब तीसरे वैज्ञानिक, बताओ कि जो डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म, इनसे पूछा कि बताओ न्यू सेल कहाँ से आती हैं, तो ये चुप रह गए, इनको नहीं पता था। तो फिर इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी ये क्या कर गई? इनकी फेल कर गई। फिर इनके बाद आए थे फिर 1855 में साइंटिस्ट, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। कौन आए थे? ये देखो, ये रुडोल्फ विर्चो आए थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बता दिया कि जो नई सेल होती है, इनसे भी वही क्वेश्चन पूछा कि भाई जैसे ये सेल है, अब ये 2 न्यू सेल बन गई, है ना, ये पेरेंट सेल है और ये 2 डॉटर सेल बन गई। तो ये जो नई सेल है
तो ये बनी तो, लेकिन एक आई कहाँ से? तो ये आई थी आपकी प्री एग्जिंग सेल। इसको क्या सेल नाम दिया? प्री एग्जिंग सेल। तो इन्होंने बता दिया था, किसने? रुडोल्फ वर्जोनो की जो नई सेल बनी थी, कहाँ से बनी थी? प्री एग्जिंग सेल से। और इसका इन्होंने नाम दिया था ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। तो इन्होंने फाइनली क्या कर दिया था? मॉडिफाई कर दिया था इसको, सेल थ्योरी को, सिल्डन और स्वान ने जो दिया था, और सेल थ्योरी को फाइनली जो सेव था इन्होंने ही दिया। तो क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी को फाइनली सेव किसने दिया था? तो आप बताओगे रुडोल्फ विर्चो ने। ओके, तो इनकी थ्योरी आज क्या कहती है हमको ये देखना है। तो इसके लिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, है ना। जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने होते हैं और उनसे प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल। जैसे अल्फा सेल की बात करें, बीटा सेल्स की बात करें, ये पैनक्रियास की सेल होती है, तो अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागोन, है ना। और अगर हम बीटा सेल्स की बात करें तो इनसे क्या निकलता है? आपका इंसुलिन निकलता है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सेल हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम ओवरव्यू ऑफ सेल। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो देखो, इसमें हम 2 सेल लेंगे, एक प्लांट सेल, प्लांट सेल में हम क्या लेंगे? ऑनियन पील लेंगे, और एनिमल सेल में हम क्या लेंगे? ह्यूमन चीक लेंगे, है ना, मतलब मनुष्य की जो गाल की कोशिका है उसको लेंगे, है ना। तो आपको ये पता ही है भाई कि अगर हम दोनों सेल को ले रहे हैं, तो प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में यूनिक फीचर क्या है? CW, है ना, मतलब सेल वॉल है। और ह्यूमन सेल में यूनिक फीचर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो आप बात जानते हो, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यही सारे स्ट्रक्चर इसमें लिए गए हैं। फिर उसके बाद बात आती है अपनी साइटोप्लाज्म, या यहाँ पर आएगा आपका साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है आपको बताना। देखो, जैसे ये सेल है, चलो ये सेल वॉल हो गई, ये सेल वॉल, और सेल वॉल के हम अंदर बनाएंगे हम क्या? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और सेल मेम्ब्रेन के और इनसाइड हम बनाएंगे क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो फ्लूइड रहता है, सेमी सर्कुलर फ्लूइड, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसी को हम क्या बोलेंगे? तो जो ये न्यूक्लियस के चारों जो फ्लूइड है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड रहता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जिसमें न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, उसको बोलते हैं हम यूकैरियोट। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। तो ये भी अपन आगे जानेंगे। और जो सेल साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म सेल का मेन एरिना होता है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म क्या है आपको बताना है। इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, किसमें? सेल में जो वॉल्यूम ऑफ सेल होता है। और साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। ये साइटोप्लाज्म क्या है? दोनों के लिए एक प्रकार से मुख्य जगह है जहाँ पर सेल अपनी सेलुलर एक्टिविटी क्या होती है? कंप्लीट करती हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। और जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, है ना, तो केमिकल रिएक्शन यहीं पर अकर होती है, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। एंड इसकी वजह से जो हमारी सेल रहती है लिविंग रहती है। फिर उसके बाद आती है बात, सेल को हमने 2 तरह से डिवाइड कर दिया, तो आप जानते हो कौन कौन से? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, है ना। तो यहाँ पर सेल को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया भाई। एक को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक और दूसरे को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या रहेगा? जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट, तो उसको यूकैरियोटिक बोलेंगे। और ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी? एब्सेंट होती, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद ऑर्गेनीज की बात आती है, तो ऑर्गेनीज क्या होते हैं इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम ऑर्गेनीज की बात करें बेटा, तो जो ऑर्गेनीज होते हैं तो ये क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे ऑर्गेनीज की बात करें तो ER हो जाएगा, है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स, ये जितने भी ऑर्गेनीज यही तो सारे अपन को पढ़ना है। पर ये डेफिनेशन दी गई प्रोकैरियोटिक सेल की, तो आपको पता ही है यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज क्या होते हैं? लैक होते हैं ना, लैक, कमी होती है। अब इसके बाद आता है हमारा छोटा सा राइबोसोम के बारे में कुछ बातें जानना है। तो चलो राइबोसोम
के बारे में भी कुछ बातें देख लेते हैं। अगर देखो, अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। एंड फाउंड इन द ऑल सेल, ये सभी सेल में है, चाहे यूकोटेक हो इसमें भी राइबोसोम रहेगा, और प्रोकोटेक हो तो इसमें भी क्या रहेगा आपका राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। हाँ, लेकिन अगर हम यूकोटेक की बात करें तो इसमें 70S राइबोसोम 80S राइबोसोम दोनों रहते हैं, लेकिन प्रोकोटेक में होता है ओनली 70S राइबोसोम। अच्छा, 70S राइबोसोम की 2 70 रहती हैं, अभी अपन देखेंगे। एक तो 50S जो लार्ज होती है, और दूसरी क्या होती है आपकी 30S। ओके, तो 50S और दूसरी क्या होती है आपकी 30S, तो इसी को बोलते हैं हम 70S राइबोसोम, जो क्या होता है आपका प्रोकोटेक में होता है। फिर इसके बाद 80S में क्या आता है, तो बस इसमें क्या होती है आपकी 80S में 60S राइबोसोम, और होता है आपका 40S, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं 80S। तो अपन को करना क्या है, 50S में 10 जोड़ देना है, और 30 में 10 जोड़ देना है, तो 50 और 10 कितना 60, और 30 और 10 40, तो दोनों एस हो जाएंगे। तो बस ये अभी 70 था, और बस ये 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80S। तो एक ध्यान रखो, ओनली 70 वाला, बस 10 जोड़ देना 80 वाला हो जाएगा अपने आप, है ना। तो फिर इसमें देखेंगे राइबोसोम आर, अब देखो उन्होंने एक बात और है कि ऐसा नहीं कि राइबोसोम मतलब साइटोप्लाज्म में ही होता है, देखा ना, राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा ये ऑर्गेनिज के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसी को बोलते हैं हम कि ऑर्गेनिज विद इन ऑर्गेनिज, किसको बोलते हैं हम राइबोसोम को बोलते हैं। क्योंकि जैसे देखो, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है आपका एक ऑर्गेनिज है, लेकिन इसके अंदर भी ऑर्गेनिज है, कौन, राइबोसोम, है ना। जैसे क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट, तो इसके अंदर भी क्या है राइबोसोम है। तो ये जैसे कि अपना ईआर की बात करें तो ईआर है मेनली क्या, आर तो आर में भी क्या होता है राइबोसोम होता है। तो ये ऑर्गेनिज के अंदर ही प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिज विद इन ऑर्गेनिज। यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आता है। तो राइबोसोम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये प्लांट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, आर में प्रेजेंट होता है। ऑल सेल कंटेन द अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज सेंट्रियोल। अब देखो, एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं। और सेंट्रोसोम क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो ये भी है ना, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज है। लेकिन ये जो सेंट्रोसोम रहता है ये प्लांट में एब्सेंट रहता है ना, ये प्लांट में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, लेकिन एनिमल में क्या रहता है, ये प्रेजेंट होता है। तो ये अपन देख लिया। अब देखेंगे सेल को हमने साइज, शेप और उसकी एक्टिविटी के आधार पर डिफरेंट टाइप में हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले देखेंगे अपन माइकोप्लाज्मा। ओके, तो जैसे यहाँ पर माइकोप्लाज्मा देख पा रहे हैं आप, तो ये क्या है, सबसे छोटी सेल होती है, कितना 0.3 माइक्रोएम होता है। जबकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो 3 से यहाँ पर 3 to 5 है, तो बैक्टीरिया की कितना हो जाएगा 3 to 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा लार्जेस्ट सिंगल सेल। लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है ना। लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या है आपकी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो ऑस्ट्रिच रहता है तो लगभग एक 15 सेंटीमीटर होता है। फिर सबसे बड़ी सेल की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट सेल जो होती है, नर्व सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो इसका डायमीटर कितना है 7.0 है। तो ये जितनी भी सेल, अच्छा इनका शेप देखो पॉलीगोनल होता है, कॉलमनर, क्यूबॉइड एंड थ्रेड लाइक इनकी शेप हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम आरबीसी की बात करें देख पा रहे हैं ना, ये आरबीसी है और इसका शेप क्या है, राउंड एंड बायकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये क्या है, अमीबॉइड शेप होता है। और कॉलमनर एपिथेलियल सेल की बात करें तो ये लॉन्ग एंड नैरो आपको दिखाई दे रही होंगी। ये नर्व सेल है जो ब्रांच एंड लॉन्ग है, और ये ट्रैकिड से जो एलोंगेटेड है। फिर ये मेसोफिल सेल है जो क्या है, राउंड एंड ओवल शेप की आपको देख पा रही होगी। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें बेटा, तो प्रोकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो चलो मैं यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इसको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको दिमाग में आए। चलो देखो, तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन को हल्का कर ले रहा हूँ ना। चलो, तो देखो यहाँ पे तो एक डायग्राम है ये। तो ये आपकी कौन सी सेल हो जाएगी, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल में हम क्या करेंगे,
नॉर्मली ये सेल वॉल है आपकी, सेल वॉल। फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसके अंदर स्ट्रक्चर बना देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन कह लेंगे। फिर सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोइड इस तरीके से रहते हैं ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ओके, तो ये न्यूक्लियोइड हो जाएंगे। और न्यूक्लियोइड क्या होते हैं, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है ना, नो वेल डिफाइंड। और यहाँ पर क्या होता है आपका, जो न्यूक्लियोइड्स रहता है, न्यूक्लियोइड्स के अंदर क्या होते हैं फिर आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, तो यहाँ पर क्या होते हैं आपके, तो ये रफली बना पा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियोइड तो है, लेकिन इसके बाहर कोई वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं है। फिर यहाँ पर सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं ये, तो इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, यहाँ पर प्लाज्मिड देते हैं। ओके, तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, डबल सर्कुलर डीएनए होते हैं। ये क्या है आपके, डबल सर्कुलर डीएनए है, डबल सर्कुलर डीएनए होते हैं। ओके, फिर या फिर इनको एक और चीज हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर। फिर अगर हम यहाँ पर और कुछ पॉइंट की बात करते तो देखो, ये यहाँ पर मैट्रिक्स भरा होता है ना, और इसमें क्या होता है भाई, जीनोफोर क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, है ना, डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड, इस तरीके से। तो ये देखेंगे, तो ये अपना डायग्राम हो जाएगा किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। देखो, आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। अब पॉइंट आता है आपका यहाँ पे, अगर हम बात करें बेटा इसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखो एक किंगडम अपनी 5 होते हैं, तो जिसमें एक किंगडम है आपका किंगडम मोनिरा। कौन सा किंगडम, किंगडम मोनिरा। तो किंगडम मोनिरा किस में आता है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। और इसमें क्या जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म आता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक। अगर देखो हम प्रोकैरियोटिक रखेंगे और यूकैरियोटिक, और दोनों से बोल रहे हैं कि भैया बताओ कौन सी सेल ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगी, तो आप क्या बताओगे, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल, लिखा ना कि मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक, तो ज़्यादा मल्टीप्लाई कौन है, प्रोकैरियोटिक, फास्ट करती है यूकैरियोटिक की तुलना में। तो इनकी शेप और साइज भी क्या है, बहुत ग्रेटर है। जैसे 4 बेसिक साइज यहाँ पर बताए हैं। रॉड लाइक की बात करें तो बेसिलस का होता है, स्फेरिकल की बात कोकस का होता है, कॉमा से ब्रियोज का होता है, और स्पाइरल से स्पाइरलम का होता है ना। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिखाई दिया गया। देखो ये 2 सेल हैं, यहाँ पर ये क्या है आपकी यूकैरियोटिक सेल दिया गया है ना, ये जिसका कितना है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रो एम है। और बैक्टीरिया की बात करें 1 to 2 है। पीपीएलओ का कितना है, इंपोर्टेंट पूछता है 0.1 माइक्रो एम। वायरस का कितना है, 0.02 से ये, तो मतलब बैक्टीरिया से जो छोटा है वो क्या है आपका, वायरस है। फिर वही उन्होंने जो बात है अपन की कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है ना। और अगर हम बात करें कि सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा, सभी में सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसा होता है इसमें सेल वॉल क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है, ध्यान रखना, है ना। तो ये सारी बातें दी गई हैं। और डीएनए की बात करें, है ना, फिर आता है देखो आपका प्लाज्मिड आ गया। तो प्लाज्मिड क्या होता है, ये यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर होता है बैक्टीरिया का, क्योंकि देखो बैक्टीरिया अगर है तो उसमें प्लाज्मिड का रहना बहुत जरूरी है ना। एंड सच इज अ रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट, अपन हाई क्लास में पढ़ेंगे ये, बायोटेक में जब आप आओगे तो उसमें ये आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मिड रहता है, तो प्लाज्मिड देख लिया। इसके बाद प्लाज्मिड का यूज़ क्या है ना, प्लाज्मिड डीएनए इज यूज, तो ये मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरेन डीएनए, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर फाउंड होती है, कहाँ पर, यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, नॉर ग्लीज द वन यूकैरियोटिक। तो ये सारी बातें दी गई हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट द राइबोसोम एंड प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन। ओके,
तो ये बातें थी। अच्छा, इस यहाँ पर मेसोसोम के बारे में कुछ बताया, तो मेसोसोम वैसे आगे देखना है तो मेसोसोम भी जान लो कि मेसोसोम क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किसका, प्रोकार्योटिक सेल का भी अपन देखने वाले हैं। तो आई स्पेशलाइज डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोसोम। मतलब यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है एक डिफरेंशिएट फॉर्म में हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ओके, तो इसके लिए भी मैं आपको पहले एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, है ना। तो डायग्राम, चलो डायग्राम बना लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में बताता हूँ इसको। देखो, तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम को बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ये डायग्राम। ओके, तो इसको हम सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके अंदर की लेयर मिलेगी, तो अंदर की लेयर को हम बोलेंगे सेल वॉल। तो चलो अंदर की लेयर में बना लेता हूँ, फ्री डायग्राम बना बेटा। ये क्या हो जाएगा आपका, सेल वॉल, सेल वॉल हो जाएगा। और इसके अंदर और एक और लेयर मिलेगी, ये, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। इसको हमने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन कहा। लेकिन हुआ क्या बेटा कि जो ये सेल मेम्ब्रेन थी, जो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, तो ये सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, है ना, अंदर साइड। तो इसको हमने क्या नाम दिया, क्रोमेटोफोर। अभी आएगा आपका, इसको नाम क्या दिया, क्रोमेटोफोर। फिर यहाँ पर और एक्सटेंशन हुए, देखो ये वेसिकल्स यहाँ पर बनी, फिर ये वेसिकल्स के बाद एक और एक ट्यूबल से स्ट्रक्चर बना, फिर इसके बाद आपका बना क्या, ये लैमली, ऐसे ही है, देखो ये लैमली बनी। और देखो ये वेसिकल्स, ये ट्यूबल्स और ये लैमली, और तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ हमने क्या बोला, मीजोजोम। क्या बोला, मीजोजोम बोला, है ना। तो यही स्ट्रक्चर आएंगे। तो ये पूरी सेल इनवेलप है। सेल इनवेलप में आउटर साइड क्या है, ग्लाइकोकैलेक्स, फिर उसके बाद क्या है, मिडिल साइड क्या है, सेल वॉल, और अंदर साइड क्या है आपकी, सेल मेम्ब्रेन। और इन तीनों को एक साथ बोला अपन ने सेल एनवेलप, जो आ रहा है ना सेल एनवेलप क्या है, तो यही है सेल एनवेलप। तो यहाँ पर यही बात बार बार आपको बताई दी जाएंगी। अगर देखो सेल एनवेलप की बात, चलो पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या क्या इसमें है। तो लिखा भी है कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cell, have the chemically complex cell envelope, and cell envelope consists of the tightly bound थ्री लेयर आपको बता दिया कि बाहर साइड ग्लाइकोकैलेक्स होती है, उसके बाद सेल वॉल होगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एंड ऑल थ्रू लीच ऑफ द इन परफॉर्म डिस्टिंक्ट, और इन लेयर के क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, और ये क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। और बैक्टीरिया को हमने, अच्छा इसके आधार पर बैक्टीरिया को हमने टू ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक को बोलते हैं हम ग्राम पॉजिटिव, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग की जाती है, और ग्राम स्टेनिंग तो दोनों में होती है, लेकिन यहाँ पर एक में स्टेन रह जाता है, वो ग्राम पॉजिटिव है, और एक में स्टेनिंग नहीं रह जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें ग्लाइकोकैलेक्स। तो ग्लाइकोकैलेक्स को हमने क्या किया भाई, इनकी थिकनेस के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो दो भागों में सर कैसा, ये देखो अगर ग्लाइकोकैलेक्स है, अगर ये पतला है, जैसे ये पतला है, तो पतला है तो इसका नाम अभी रहेगा सेलाइम लेयर, पतला है तो इसका नाम रहेगा सेलाइम लेयर, लिखा ना। थिकनेस एंड अमंग द एंड लूज सीथ है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेलाइम लेयर। लेकिन यही ग्लाइकोकैलेक्स, अब देखो ये मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा और थिक बना दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैप्सूल, लिखा ना। कि जब ये टफ एंड थिक बन जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। तो सेल वॉल आर द डिटरमिनेट शेप और सेल एंड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये जो सेल वॉल रहती है ये शेप को मेंटेन करती है, सपोर्ट देती है, एंड बैक्टीरियम फॉर द बस्टिंग ऑफ द कोलेप्सिंग, है ना, बैक्टीरिया को बस्टिंग मतलब फटने से बचाती है, कोलेप्स सिकुड़ने से बचाती है ना। तो ये देखा था अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर आता कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा मीजोसोम क्या है ना, आगे ना फिर से क्वेश्चन मीजोसोम क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि मीजोसोम में क्या होती है, वेसिकल्स, ट्यूबल्स और लैमेली बनती है, और ये एक्सटेंशन कहाँ पर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है, और इन्हीं को अपन एक साथ क्या बोलते हैं, मीजोसोम। तो लिखा भी कि बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इज कॉल्ड मीजोसोम। ये हेल्प करती है, तो मीजोसोम क्या है, इस सेल वॉल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कराता है,
है ना, डॉटर सेल्स को डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड ये क्या करता है भाई, रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करता है, सिक्रीशन प्रोसेस कराने में हेल्प करता है। और दूसरी बात ये हमारी सरफेस एरिया को भी क्या करता है भाई, बढ़ाता है, हमारी नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एंजाइमेटिक कंटेंट। तो ये सारे फीचर किसके हैं, कौन करवाता है, मेसोसोम। फिर कुछ बैक्टीरिया में लाइक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन निकलता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। जिस देखो अपन ने देखा था यहाँ पर, मैंने आपको बताया था ना ये कि साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ मेम्ब्रेन लाइक एक्सटेंशन निकलता है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ये तो क्रोमेटोफोर है ना, फिर क्रोमेटोफोर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, है ना, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम है, तो इसको और देख लेते हैं अपन। ओके, यहाँ पर डायग्राम में बनाने की कोशिश करूंगा और डायग्राम के थ्रू उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर भी एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा। तो इसके लिए पहले मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए डायग्राम बना लेते हैं ना। देखो, तो यहाँ पर पहले हम सेल वॉल बना लेंगे, इस सेल वॉल सेल, ठीक है ना। इसके बाद हम बना लेंगे सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो यहाँ पर एक लंबा सा स्ट्रक्चर निकला रहेगा, है ना, ये, इसी को हम बोलेंगे फ्लैजिलम। इसी को हम क्या कहेंगे, फ्लैजिलम, फ्लैजिलम। ओके, फिर इसके बाद रहेगा इसमें एक छोटा और थोड़ा सा इससे पतला, तो इसी को हम बोलेंगे पिलाए। सिंगल है तो पाइलस बोलेंगे ना, सिंगल है। और फिर और एक पतला सा स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, ये, तो इसी को हम बोलेंगे फिम्ब्री। क्या बोलेंगे इसको, फिम्ब्री, फिम्ब्री, ठीक है ना। तो ये तीन हो गए। जो फ्लैजिलम रहता है, जिसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट, तो उसको बोलेंगे हम मोटाइल। और जिसमें फ्लैजिलम एब्सेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मोटाइल कहेंगे। अगर हम देखो, पाइलस सिंगुलर है और मल्टी फॉर्म में या जो पॉलीफॉर्म रहेगा, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्लाय बोलेंगे। मतलब एक वचन तो सिंगुलर और मल्टीपल फॉर्म रहेगा, बहुवचन रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पिलिन बोलेंगे, पिलाय। लेकिन 21 प्रोटीन का बना था, उसका नाम है पिलिन। ये पिलिन प्रोटीन का बना होता कौन, पिलाय। फिब्री की बात करते तो ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होता है, ये छोटा है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होता है, जो फाइबर होता है, जो जो सेल रहती तो इसको सपोर्टिंग करते हैं ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये तीनों बात मुझे बतानी थी, तो यही बातें यहाँ पर लिखी हैं कि बैक्टीरियल सेल मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं। तो आपको पता चल गया कि अगर उसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट है तो वो सेल क्या हो जाएगी, मोटाइल हो जाएगी। और अगर फ्लैजिलम आपका क्या है, एब्सेंट, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन मोटाइल हो जाएगी। एंड तो ये लिखा है फ्लैजिला, फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया शो द अरेंजमेंट फ्लैजिला बैक्टीरियल फ्लैजिलम कंपोज 3 पार्ट। तो बैक्टीरियम जो फ्लैजिलम रहता है, तो इनके 3 पार्ट है आपकी। एक को हम बोलते हैं, देखो फ्लैजिलम का भी मैं डायग्राम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जैसे ये फ्लैजिलम है, तो ये फ्लैजिलम का इस तरीके से होता है। देखो, तो ये है आपका जो फ्लैजिलम रहता है, एक बेसल पार्ट होता है। तो बेसल पार्ट को हम बेसल बॉडी बोलते हैं। ये हो जाएगी आपकी बेसल बॉडी हो जाएगी। और इसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर हुक देंगे। ओके, यहाँ पर हुक हो जाएगा और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, फिलामेंट। ये क्या है आपका, फिलामेंट होता है ना। और ये लार्जेस्ट प्रोटीन होता है और यह सेल सरफेस को बाहर की ओर एक्सटेंड करता है, मतलब फैलाता है। तो यही इसमें लिखा है कि 3 पार्ट में हमने फिर से डिवाइड कर दिया, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड, आ गया ना वही वाला। फिर बिसाइड द फ्लैजिला पिलाय और फिम्ब्री भी होती हैं, तो ये भी सरफेस एक्साइड होते हैं। एंड दे डू नॉट प्ले बट दे डू नॉट प्ले इन रोल इन मोटिलिटी, लेकिन इनका कोई रोल मोटिलिटी में नहीं है। पिलाय ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, जो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, उसको हम पिलिन बोलते हैं। ये पिलाय है आपका। फिर उसके बाद क्या है, फिम्ब्री होता है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, मैंने बताया था ना, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होता है। और ये फाइबर द स्प्रोटम ऑफ द आउट्स ऑफ सेल एंड सम बैक्टीरिया देयर आर नॉन एज द हेल्प अटैच बैक्टीरिया रॉक एंड स्टीम। ये तो मतलब कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो स्ट्रीम होती है, रॉक्स होती, चट्टाने होती हैं, तो उनमें ये चिपक देते हैं, अटैच। तो अटैच करने में हेल्प कौन करता है, यही सारे स्ट्रक्चर ना।
तो ये देख लिया अपन ने। ओके, अब इसके बाद देखेंगे अपन यूकैरियोटिक सेल। तो स्टार्ट करें यूकैरियोटिक सेल। एक मिनट सॉरी, अभी इसके पहले अपन को राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी भी देखना है बेटा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। देखो अगर हम राइबोसोम की बात करें बेटा, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, 70s राइबोसोम होता है। ओके, तो 70s राइबोसोम, चलो मैं यहाँ पर डायग्राम बता दे रहा हूँ पहले कि सपोज दैट देखो ये 70s राइबोसोम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो जैसे ये 30s है और ये 50s, तो राइबोसोम में दो यूनिट होती हैं, सब यूनिट, एक स्मॉल होती है और एक क्या होती है आपकी लार्ज होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिला के हमने क्या कहा, 70s राइबोसोम, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना, ये 70s राइबोसोम है। तो यहाँ पर जो विड्थ रहती है ये कितनी रहती है, 15 नैनोमीटर। इसकी विड्थ कितनी है भाई, 15 है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका लेंथ कितना है, तो 20 नैनोमीटर। तो ये राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में कितना होता है, 70s होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में 70 तो होते ही, साथ में कितना होता है, 80s राइबोसोम होता है। तो ये लिखा है कि 15/20 and made of the two subunit in 50 and 30s which present the 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और यूकैरियोटिक में 70s दोनों। राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट को अपन क्या बोलते हैं, राइबोसोम कहते हैं। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल आरएनए। अब देखो हुआ क्या, ये सिंगल आरएनए, चलो यहाँ पे बना देता हूँ ना, ये देखो ये सिंगल आरएनए mRNA। अब यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए, देखो ये राइबोसोम, 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 और बहुत सारे राइबोसोम जब अटैच हो गए तो इसी को हमने क्या कहा, पॉलीसोम, है ना। पॉलीसोम मतलब पॉली राइबोसोम बोलेंगे, पॉली राइबोसोम, या फिर इसी को एक और नाम देंगे पॉलीसोम। तो ये लिखा कि जब बहुत सारे राइबोसोम सिंगल mRNA पर अटैच हो जाते हैं तो इसका नाम होता है पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। द राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट ऑफ द mRNA इनटू द प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं, mRNA, और mRNA से क्या बनता है आपका, प्रोटीन बनता है ना। सेंट्रल डॉग में पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। इंक्लूजन बॉडी, अब ये भी देखते हैं इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। तो इंक्लूजन बॉडी की अगर हम बात करें बेटा, तो इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ रिजर्व मटेरियल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ रिजर्व मटेरियल होते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। और आर द स्टोर इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, है ना। तो स्टोर रहती है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, एंड दे आर नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म। मतलब देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में फ्री पड़े रहते हैं कौन, इंक्लूजन बॉडी, है ना। जैसे कि इंक्लूजन बॉडी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, आपको ध्यान रखने का तरीका है, CGP। तो C से आपका हो जाएगा साइनोफाइसिन्स ग्रैन्यूल्स, जी से ग्लाइकोजेंस ग्रैन्यूल्स, और P से क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। तो ये तीन तरह के ग्रैन्यूल्स अपने कहाँ पर होते हैं, इंक्लूजन बॉडी में होते हैं। एंड गैस वैक्यूल्स की बात करें, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। तो इनमें गैस वैक्यूल्स होती है, ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं भाई, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो आपको बताइए कि इसमें यूकैरियोटिक में प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंजाई 4 आ जाएंगे। बाकी प्रोकैरियोटिक में क्या था, अपना मोनेरा था। फिर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटेशन होता है साइटोप्लाज्म थ्रू द मेम्ब्रेन एंड बाउंड ऑर्गेनीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज यहाँ पर क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइज, यहाँ पर न्यूक्लियस भी क्या होता है, वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियर एनवेलप बनती है ना। और लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ये सारे होते हैं। और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इन द इनटू क्रोमोसोम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं है सर, कैसे, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट फॉर्मर सेल वॉल। तो देखो प्लांट, देखो अब सारे एक जैसे थोड़ी ना है सर, क्या ऐसे समझ नहीं आया। देखो जैसे अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या ले लिया, 4 किंगडम, कौन कौन से, प्लांट भी, एनिमिलिया भी, और फंजाई भी, प्रोटिस्टा भी। अब आप खुद बताओ, एनिमिलिया में कोई सेल वॉल होती है क्या, नहीं होती है, इसमें एब्सेंट हो सेल वॉल। लेकिन प्लांट में क्या है, प्रेजेंट है। तो उसी ने कहा कि सब जैसे एक जैसे नहीं होते, मतलब ये डिफरेंट है, अलग अलग है। तो एनिमल डिफरेंट
कॉमन सेल वॉल एंड प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एंड देखो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहती है प्लास्टिड में, लेकिन ये एब्सेंट रहती है एनिमल सेल में। लार्ज नहीं रहती, थोड़ा स्मॉल तो रहती है लेकिन लार्ज एब्सेंट रहती है। ऑन अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्यूल, अब एनिमल के पास सेंट्यूल रहता है लेकिन प्लांट में नहीं रहता है ना, तो ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट। और सेंट्यूल क्या करता है, अभी तो आपको पता है, जैसे एक सेल है तो एक सेल से जब दो सेल बनेंगे तो डिवाइड होंगी ना, तो डिवाइड करने में हेल्प कौन करेगा, सेंट्यूल। इसकी पूरी कहानी देखेंगे चैप्टर 10 में। ओके, तो ये आपकी सेल है, एक को हमने यूकोटिक सेल कहा और दूसरे को हमने क्या कहा, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, आप जानते हो कि जैसे कि सपोज दैट ये सेल है, तो सेल के बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को स्टडी ऑन द आफ्टर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद, मतलब इन 1950, इसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन को देखा। और सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को कहाँ पर देखा, आरबीसी में। एंड केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी। अगर हम आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसको जब हमने देखा तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें हमको ये पता चला कि ये बनी कैसे होती है। ये मेनली कंपोज्ड ऑफ किसकी बनी होती है, इसमें रहता है लिपिड एंड प्रोटीन। तो लिपिड कितनी परसेंट, 40%। तो 40% इसमें लिपिड रहता है, बाकी 52% क्या रहता है, प्रोटीन रहता है ना। और इसके अलावा क्या रहता है, फॉस्फोलिपिड रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है ना। तो और भी अदर इसमें इंग्रेडिएंट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहता है, शुगर रहता है। तो द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड। जो मेजर लिपिड है क्या है, फॉस्फोलिपिड है। ये अरेंज होता है किसके रूप में, बायलेयर के रूप में। एंड लिपिड आर अरेंज इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। अच्छा, लिपिड की बात कर, देखो लिपिड ऐसे अरेंज रहते हैं, जैसे देखो ये आपका हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल, है ना। ऐसे ही ये हेड, ये टेल, ये हेड एंड टेल। तो देखो इसमें एक ये क्या है, आपका पोलर है, इसी को पोलर बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर। तो पोलर क्या है, आपका हेड, ये क्या होता है आपका हेड, और नॉन पोलर क्या होती है, आपकी टेल होती है, ठीक है ना, ये टेल होता है। तो ये पोलर हेड और टेल है। और जो जो पोलर हेड होता है ये आउटर साइड की तरफ होता है। ये कहाँ पर होता है, टॉवर्ड द आउटर साइड, ये आउटर साइड की तरफ होता है। और जो टेल होती है तो देखो ये इनर पार्ट की तरफ है, कहाँ पर, इनर पार्ट, तो ये इनर पार्ट की तरफ होता है। जैसे देखो ये मेम्ब्रेन है तो ऐसे इसमें अरेंज रहते हैं, ये हेड टेल, ये इस तरीके से, देखो हेड टेल, ये ना, इस तरीके से। अभी अपन देखेंगे इस क्लियर। तो लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टॉवर्ड द आउटर साइड, मतलब आउटर साइड रहता है। फिर हाइड्रोफोबिक, अच्छा ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक टेल रहती है जो टॉवर्ड्स द इनर पार्ट एंड द इंस्यूर दैट आर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर देखो इसमें आप ध्यान रखना, पोलर क्या है हेड, नॉन पोलर टेल, और हेड क्या है आपका हाइड्रोफिलिक, टेल क्या है आपका हाइड्रोफोबिक, वाटर लिविंग एंड वाटर हिडिंग। And saturated hydrocarbons protect from the aqueous environment. In addition, the phospholipid membrane is also contain cholesterol. तो phospholipids में क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका है। अब इसके बाद अगर हम इसकी केमिकल स्टडी करें तो जो बाद में जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो इससे हमको ये पता चला था कि इनके अलावा इनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। प्रोटीन तो पाया जाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो लिखा ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोकेमिकल क्लियरली रिवील द सेल मेम्ब्रेन पोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इसमें क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। द रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड वेरी एंड डिफरेंट सेल टाइप भी डिफरेंट हो सकता है, सेल टाइप टू सेल टाइप। तो लिखा है 52% पता है प्रोटीन है, 40% क्या है आपका लिपिड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद प्रोटीन भी दो तरह का होता है सर, कौन कौन सा, एक को हम बोलते हैं जो सरफेस पर होता है इंटीग्रल पेरिफेरल, और एक क्या होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन होता है। पेरिफेरल जो प्रोटीन रहता है तो लाई ऑन अ सरफेस, पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ पर रहता है आपका, सरफेस पर, सरफेस पर रहने वाले को पेरिफेरल बोलेंगे। जबकि इंटीग्रल की बात कर तो ये कहाँ पर रहेगा, या तो धसा होता है, या तो पार्शियली धसा रहेगा या फिर टोटली बरीड रहेगा ना, बरीड का मतलब धसा होना। तो इसको देखते हैं।
देखो जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे होगे, जैसे ये है, ये आपका डायग्राम है इसका सेल मेम्ब्रेन का। यहाँ पर मैं एक डिफरेंट पेन लिख दो। हाँ, तो देख पा रहे हैं ना, ये आपके, देखो ये आपके क्या है, हेड, ये हेड 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 हेड, ये सारे, तो ये टेल 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 टेल, ये हेड 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 हेड, और ये टेल टेल टेल, है ना। तो ये बाय लेयर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन आप देख रहे हैं सरफेस पर है, तो इसी को हमने पेरिफेरल बोले। यहीं पर देखो ये कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रहते हैं, है ना। और कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, या तो टोटली बरीड रहेंगे या पार्शियल, तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ यहाँ पर लिपिड्स हैं जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। तो ये, और ये जो 2 लेयर है तो इसी को बोलते हैं फॉस्फेट बायलेयर। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से ना, ध्यान रखना। तो ये इसी को बोलते हैं हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, फ्लूइड मोजाइक जो मॉडल था, तो ये किसने दिया था, एक साइंटिस्ट आए थे, सिग्नर एंड निकोलसन, है ना, सिग्नर एंड निकोलसन। ये साइंटिस्ट आए सिग्नर एंड निकोलसन। तो इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया। इन्होंने जो फ्लूइड का नेचर है वो बताया क्वासी फ्लूइड। क्या बताया, क्वासी फ्लूइड नेचर बताया। ओके, तो ये इन्होंने फिर इसी को फ्लूइडिटी टर्म दिया, है ना, फ्लूइडिटी। तो ये सारी बात यहाँ पर कवर होंगी, है ना। तो यही सारी पॉइंट यहाँ पर लिखी जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की थी। देखो यहाँ पे जैसे ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये किसने दिया था, सिग्नर और निकोलसन ने 1972 में, है ना। इन्होंने इसका नेचर को क्वासी फ्लूइड नेचर बताया, लिपिड एंड इनेबल लेटरल मूवमेंट एंड प्रोटीन विद इन द ओवर वाइल एयर, एंड उसके बाद इन्होंने टर्म दिया इसको फ्लूइडिटी। अब इसके बाद हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो ये देखो, ये 2 तरह का ट्रांसपोर्ट है, एक को हम बोलते हैं पैसिव और एक को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, है ना। इसके अंदर अपन ऑस्मोसिस देखेंगे, इसके अंदर फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी देखेंगे अपन, फैसिलिटेड या ट्रांसपोर्ट यहाँ पर लिखा है तो इसको भी अपन देखने वाले हैं। तो पहले मैं इसको पूरा समझा देता हूँ तो आपको आसानी से ये पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो पहले उसको क्या, इसको मैं पहले समझा दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना ले रहा हूँ ना, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ इसका सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पर मैं एक मेम्ब्रेन ले रहा हूँ। चलो, ये मैंने मेम्ब्रेन ले ली, ये ले ली, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो तो मैंने एक मेम्ब्रेन ले ली, तो ये मेम्ब्रेन का इनसाइड वाला हिस्सा है और ये क्या है, आउटसाइड वाला है, ठीक है ना, आउटसाइड का है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये अच्छा जो ग्रेडियंट होते हैं, देखो 2 बात यहाँ पर पहले आपको जानना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग पहले 2 बात जानना पड़ेगा आपको। एक तो समझना पड़ेगा किसके बारे में, ग्रेडियंट के बारे में, है ना। ये होता है आपका ग्रेडियंट, और दूसरा आपका क्या है, आपका ग्रेडियंट के अलावा आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ओके, तो ग्रेडियंट और दूसरा क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, है ना। तो ये अपन को देखना है, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, है ना। तो ग्रेडियंट हमेशा, जो ग्रेडियंट रहेगा हमेशा ही हाई टू लो रहेगा, हाई टू लो रहेगा, है ना। और मूवमेंट तो कुछ भी हो सकता है भाई, मूवमेंट तो लो टू हाई भी हो सकता है और हाई टू लो भी हो सकता है, लेकिन ग्रेडियंट हमेशा हाई टू लो ही रहेगा, है ना। और अगर ग्रेडियंट हाई टू लो है और दोनों डायरेक्शन में है, अगर दोनों डायरेक्शन में ग्रेडियंट है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, जो मूवमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, और ग्रेडियंट की बात करें तो ये दोनों डायरेक्शन में है, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हमने ग्रेडियंट, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बता दी। देखो ये कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसको नाम दे दिया ए। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हाई डायरेक्शन यहाँ पर कम है 3। यहाँ पर देखो ए से कहाँ पर गई, अंदर की ओर गए, मतलब ये ग्रेडियंट की डायरेक्शन है, आई टू हमेशा लो होता है, और मूवमेंट भी कहाँ पर हुआ, आई टू लो हुआ, तो इसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन। इसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पर, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस का नाम हम देंगे डिफ्यूजन, समझ जा रहेगा ना, डिफ्यूजन। ओके,
फिर उसके बाद देखो, अब हमने क्या किया, इनकी जगह पर मॉलिक्यूल्स जा रहे थे, अब लेकिन इसकी जगह पर हमने ओनली वाटर को ले जाने लगे। H2 को सब कुछ सेम, बस वाटर कर दिया, तो वाटर की वजह से इसका नाम हो जाएगा ऑस्मोसिस। क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑस्मोसिस। ठीक है ना। फिर इसके बाद हमको फिर से जाना है भाई, फिर से कैरी करना है। तो ग्रेडियंट देखो यहाँ पर ज़्यादा है बाहर की ओर, है ना, अंदर की ओर क्या है, कम है। तो ग्रेडियंट हमेशा आउटर से इनर की, मतलब सॉरी, हाई टू लो ही होगा। और मूवमेंट भी हम कहाँ पर करा रहे हैं, हाई टू लो करा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर और कुछ मॉलिक्यूल्स ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जाना तो था लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इन प्रोटीन को जाना तो इस साइड, लेकिन मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम किसकी हेल्प लेंगे? फिर ये कैरियर प्रोटीन। ये क्या है आपका? कैरियर प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? अच्छा, ये जा क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा लिपिड है वो क्या है? नॉन पोलर है। लिपिड की जो बाइलेयर है वो नॉन पोलर है, और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं शायद वो पोलर है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजिट है, एक पोलर है तो दूसरा नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर पोलर नहीं जाने दे रहा, तो फिर हमने क्या किया, इस प्रोटीन की हेल्प ली। तो ये प्रोटीन क्या करेगा भाई, हमको पहुंचाने में हेल्प कर देगा। देखो उसी प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है, इसी प्रकार ये वृद्ध व्यक्ति है ना, और इसको रोड क्रॉस करना है, तो भाई ये अपने आप से नहीं जाएगा, इसको डर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको रोड क्रॉस कराने में हेल्प कर देंगे। तो बस ऐसे ही एक कैरियर प्रोटीन क्या करता है, इस मॉलिक्यूल्स को अंदर ले जाने में हेल्प कर देता है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? फैसिलेटेड। इसको हम क्या बोलेंगे? फैसिलेटेड, है ना। और देखो, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड, इन तीनों को ट्रांसपोर्ट को एक साथ बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये क्या होते हैं, यहाँ पर अलोंग होते हैं, इनको बोलते हैं हम अलोंग ट्रांसपोर्ट, है ना, अलोंग होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ग्रेडियंट की भी, मूवमेंट की भी, ग्रेडियंट मूवमेंट दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो उसको बोलते हैं हम अलोंग। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखो जैसे अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट ये देखो, चलो एक और मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पर ले ले रहा हूँ। देखो ये यहाँ पर ग्रेडियंट्स हमने फिर से बना दिए। ये ग्रेडियंट्स क्या है? ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कहाँ पर जा रहा है? कम की ओर जा रहा है। तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन हाई टू लो है, लेकिन मूवमेंट को हम ले जा रहे हैं कहाँ से? लो टू हाई। तो मूवमेंट क्या हो गया? अपोजिट। और अपोजिट देखो, ये दोनों क्या है? अपोजिट। ग्रेडियंट भाई इस साइड जा रहा है तो मूवमेंट अपोजिट साइड जा रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आप जानते हो कि जब हम वाटर को, ऐसे देखो, ऐसे समझो, जैसे ये एक फ्लोर है और फ्लोर के ऊपर ये पानी की टंकी रखी है, तो पानी जैसे ये यहाँ पर टैप वाटर यहाँ पर आ रहा, तो पानी यहाँ से अगर पानी की टंकी में भरा है पानी, तो आराम से पानी आएगा और यहाँ से पानी हमको मिलता जाएगा आराम से। कोई एनर्जी लग रही क्या? नहीं। लेकिन जब पानी की टंकी में पानी क्या हो गया आपका? फिनिश हो गया, तो हमको नीचे से पानी ऊपर ले जाना पड़ेगा, मतलब लो टू हाई ले जाना पड़ेगा। तो हमको मोटर चालू करना पड़ेगा कि नहीं? एनर्जी लगेगी कि नहीं? तो ऐसे ही है कि जब हम लो टू हाई जाएंगे तो हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और हाई टू लो में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पैसिव डिफ्यूजन में जरूरत पड़ रही थी क्या? नहीं पड़ रही थी, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। लेकिन एक्टिव में ऐसा हो रहा, तो वही सारी बात यहाँ पर लिख ली है। सिलेक्टिवली, क्योंकि जो हमारा मेम्ब्रेन रहता है इसका नेचर होता है सिलेक्टिवली परमेबल होता है, ये हर किसी को अंदर नहीं आने देती, पहले सिलेक्ट करती थी किसको आने देना है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो वही सारी बातें लिखी है। एग्जाम्पल, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ पर ओनली वाटर का मूवमेंट डिफ्यूजन होगा तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमको रहती है ना। तो ये फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन रहेगा, तो ग्रेडियंट अपोजिट रहेगा, तो इसमें एनर्जी डिपेंडेबल होगी, इसी एटीपी का यूज़ होगा। और ये इसके एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी बातें लिखी है जो मैंने समझाने की कोशिश की। अब देखते हैं हम सेल वॉल। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें बेटा, तो सेल वॉल क्या है आप जानते हो कि ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। ओके, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड होता है इसको, जैसे कि फंगाई की बात करें, प्लांट की बात करें, है ना। तो ये सेल वॉल जो रहती है तो ये क्या कर देती है, प्रॉपरली हमारी सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है, सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है ना। और हेल्प टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड द बैरियर और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो देखो, अब जैसे अगर हम एल्गी की बात करें भाई, है ना, एल्गी की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया ये एल्गी है, तो इसकी जो सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज की, गैलेक्टोन्स की, मेनोन्स की, है ना, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट।
तो इसकी बनी होती है किसकी, एल्गी की। अब एल्गी के अलावा अगर हम देखें किसकी, एल्गी के अलावा फंजाई की बात करें, है ना, प्लांट की बात करें, जैसे प्लांट आ गया तो प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, हेमिसेलुलोज की, पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फंजाई, तो फंजाई किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। फिर इसमें देखो सेल वॉल दो तरह की आती है, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, ये हमने रफली बना दिया भाई, ये सेल वॉल है, ठीक है ना। तो सेल वॉल क्या होती है, पहले डायरेक्टली सेल वॉल नहीं बनती है, पहले बनेगी आपकी प्राइमरी सेल वॉल, है ना, प्राइमरी। फिर उसके बाद बनेगी आपकी सेकेंडरी। फिर प्राइमरी जैसे जैसे बढ़ेगी मिच्योर होगी तो ये देखो एक बनती जाती है, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी थी तो बस एक बन गई, और एक को फाइनली हमने नाम क्या दे दिया, सेल वॉल दे दिया। तो ये लिखा है कि सेल वॉल यंग प्लांट सेल प्राइमरी सेल विल इज कैपेबल ऑफ द ग्रोथ। प्राइमरी सेल में ग्रोथ होती है, फिर धीरे धीरे जब ये बड़ी होती जाएगी तो ये ग्रोथ डिमिनिश्ड हो जाएगी सेल मेच्योर होते टाइम। एंड सेकेंडरी वॉल इज द फॉर्म्ड इनर टॉवर, देखो ये आउटर नहीं जा रही, कहाँ पर जा रही, टॉवर द मेम्ब्रेन, अंदर साइड ये बढ़ रही है, एंड साइड ऑफ द सेल। फिर तो इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, फाइनली क्या बनता है हमारा, सेल वॉल बनता है। अब देखते हैं हम मिडिल लेमना की बात करते हैं कि मिडिल लेमना क्या होता है। देखो तो मिडिल लेमना का बेसिकली मतलब समझ लो पहले, फिर मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। देखो ये मिडिल लेमना है आपका, 2 पॉइंट यहाँ पर आएंगे, एक मिडिल लेमना, एक प्लाज्मोडेस्माटा। तो इन दोनों को पहले समझ लेते हैं ना, मिडिल लेमना और प्लाज्मोडेस्माटा। अगर हम मिडिल लेमना की बात करें तो जैसे कि ये सेल है, ये सेल है, इनमें हमने क्या बना दिया, सेल वॉल बना दिया, इसमें भी हमने क्या बना दिया, सेल वॉल बना दिया। अब यहाँ पर क्या रहेगा, इनमें देखो ये दोनों अटैचमेंट हो रही है ना, ये ग्लू का काम कर रहा है। तो ये कौन, दोनों सेल को कौन करवाता है, ये मिडिल लेमना ही तो है, इसी को हमने क्या बोला, मिडिल लेमना बोला, ठीक है ना। तो मिडिल लेमना इज अ लेयर मेनली कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड द ग्लू डिफरेंट नेबरिंग सेल। तो एक नेबरिंग सेल ये है, ये भी सेल है, तो दोनों को आपस में चिपकाने का काम कौन कर रहा है, मिडिल लेमना, है ना। अब हम देखते हैं सर प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये और बता दूं, है ना। तो प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें बेटा तो इसमें क्या है, जैसे ये 2 सेल हैं, एक सेल ये है, इनमें भी क्या सेल वॉल, इसमें भी सेल वॉल, इसमें भी सेल वॉल, इसमें भी सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इनके साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा। देखो ये साइटोप्लाज्म तो कहना कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। तो साइटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा, और दोनों आपस सेल को कौन जोड़ता है, मिडिल लेमना। तो फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, चलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ना। तो अब हम देखते हैं बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें बेटा तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, व्हाइल ईच मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनाइज एंड डिस्टिंक्ट इन टर्म इट्स सराउंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैनी दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब इनके जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं एक साथ, मतलब कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, देखा ना, फंक्शन आर द कोऑर्डिनेटेड। तो उसी को हमने क्या बोलता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ जाएगा आपका गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, है ना। ये हो जाएगा गैर लगाओ वाशु, है ना। तो याद रखने का तरीका गैर लगाओ वाशु, है ना। तो यही इसमें आ जाएंगे, किसमें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो ये आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना। ये ईआर आ जाएगा, गोल्जी, फिर लाइसोसोम और फिर वैक्यूल्स, है ना। और याद करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, गैर लगाओ वाशु। G4 क्या हो जाएगा आपका, गोल्जी ऑपरेटर्स, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वाशु वैक्यूल्स। तो सबसे पहले देखेंगे ER। तो ER क्या होता है, ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहती हैं। और ER को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, RER और SCR, है ना। RER क्या होता है भाई, ये जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट तो उसको हम बोलेंगे RER, और जहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट तो उसको हम बोलेंगे SCR बोलेंगे। फिर RER की बात करें तो RER किसमें हेल्प करता है, RER बनाएगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस बनाएगा, SCR क्या बनाएगा, लिपिड को सिंथेसिस करेगा। तो प्रोटीन को सिंथेसिस करने में किसने हेल्प किया, RER ने, लिपिड को किसने किया, SCR ने किया। इसके बाद देखते हैं हम गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या होती है, इसको नाम दिया था कैमिलो गोल्जी, तो इसके नाम से गोल्जी बॉडी सबसे चली आ रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट होता है सिस्टर्नी से। इसमें क्या होती है, सिस्टर्नी होता है, और ये क्या होता है,
कंसेंट्रिकली अरेंज इन द न्यूक्लियस एंड डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। इसमें दो शेप रहेंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव ऑफ द मैच्योरिंग फेस। अच्छा, कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस और कॉनकेव को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन, इनके फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। ये क्या करते हैं, मटेरियल को पैकेज करते हैं। इट इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन कहे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स होता है, इसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो इनको बनाने में कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम की बात करें बेटा तो लाइसोसोम क्या होती है, ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स के पैकेजिंग के बाद ये बनते हैं। दे आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्टिमली एक्टिव एंड होते हैं किस पर, पीएच 55.5। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ द डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। इसी को हम बोलते हैं सोसाइटल बैक ऑफ द सेल, किसको, लाइसोसोम। क्योंकि ये जो ऐसी सेल रहती है जिनका कोई काम नहीं रहता तो उनको ये सोसाइट मतलब उनको इंगल्फ कर लेता है। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स मेम्ब्रेन स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को नाम क्या देते हैं, टोनोप्लास्ट। इसमें क्या रहता है, वाटर रहता है, सेप रहता है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट रहते हैं और अदर मटेरियल जैसे कि नॉट यूजफुल ऑफ द सेल। कुछ ऐसे मटेरियल रहते हैं जो सेल की लिए यूजफुल नहीं फिर भी उसमें रहते हैं। अमीबा की बात करें तो अमीबा में कौन सी वैक्यूल्स होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती है, इंपोर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीशन इसमें कराती हैं। फिर इन मैनी सेल प्रोटिस्टा, इनमें फूड वैक्यूल्स होती है एंड इंगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। ओके, तो ये आपका था क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम तीनों चीज़ों को देख लिया, सेल को मीन्स ईआर को, उसके बाद गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो चलो देख लेते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। इज अ विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप ओनली आफ्टर स्टैंडिंग ईच माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन। तो इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, बाउंड स्ट्रक्चर एंड इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो अंदर वाला कंपार्टमेंट रहता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। दो मेम्ब्रेन देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम, इनके पास एंजाइम भी होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन फ्रॉम द कॉन्ट्रेंस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ना, जैसे आउटर मेम्ब्रेन तो ये लिमिटिंग बाउंड्री बनाएगी। लेकिन अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें क्रिस्टी बनते हैं। सर क्रिस्टी क्या होते हैं, तो क्रिस्टी की बात करें तो इस तरीके से इनफिल्ट्रेट बनती हैं ना, ये इस तरीके से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी का जनरेशन करती है। तो मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए भी होते हैं कुछ, 70S राइबोसोम एंड सिंथेसिस करते हैं जो प्रोटीन का, है ना। तो यहाँ पर राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख पा रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है ना। यहाँ पर जो बलय बन रही है देखो, इसी को हमने क्रिस्टी कहा। ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर ही राइबोसोम होता है ना, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। फिर हम देखेंगे राइबोसोम में स्वेडबर्ग जो एस है, जैसे 70S, तो एस का मतलब क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट, जो क्या करता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को स्टैंड करता है एंड इट इज अ इनडायरेक्टली मेजर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द साइज। अब देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में भी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है एंड ग्रेनम इसमें होता है, थायरॉइड होता है, स्ट्रोमा। देखो ग्रेनम क्या होता है और थायरॉइड्स क्या होता है। तो अगर हम ग्रेनम और थायरॉइड्स की बात करें, देखो थायरॉइड्स क्या है, ये सिक्कों की भांति, देखो इस तरीके से ये, तो ये थायरॉइड्स है और बहुत ज़्यादा थायरॉइड्स मिलेंगे तो एक को हम ग्रेनम बोलेंगे और बहुत सारे को हम ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेना बोलते हैं। और देखो ये ग्रेना, ये इस तरीके से ये अटैच रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। अच्छा स्ट्रोमा क्यों, क्योंकि इसके मैट्रिक्स को, अच्छा यहाँ पर जो फ्लोर भरा था इसको मैट्रिक्स नाम दिए थे, यहाँ पर लेकिन नाम क्या देंगे आपका, स्ट्रोमा देंगे। ओके, ये होता है। तो प्लास्टिड आ जाता है आपका। प्लास्टिड आर फाउंड इन द ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड बेस्ड ऑन द पिगमेंट। प्लास्टिड क्लासिफाइड टू द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हमने पिगमेंट के आधार पर इसको 3 कैटेगरी में डाल दी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड होता है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, जैसे कि पोटैटो की बात करें एमाइलोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट क्या होता है, जो ऑयल्स को स्टोर करता है, और एलियोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है प्रोटीन को। ओके, तो ये 3 तरह के आपके
डिवाइड और थी। अब देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विच हैज द मेम्ब्रेन सेक लाइक कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं थाइलिकोइड्स कहते हैं, एंड मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। इट कंटेन द स्मॉल एंड डबल सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम एंड कैरोटिनॉइड इज अ फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होता है जैसे कि कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आ जाएगा। और अगर राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट 70H होता है आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो जो 70S राइबोसोम होते हैं तो ये क्या है, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, छोटे हैं किसकी कंपैरिजन साइटो। देखो क्योंकि ये राइबोसोम, सपोज ये राइबोसोम है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म है, और दूसरा यहाँ पर क्या है साइटोप्लाज्म राइबोसोम है, और एक क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की सेल है तो इसमें भी राइबोसोम है, और साइटो में राइबोसोम है। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम होता है ये छोटा होता है, बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, साइटोप्लाज्मिक के कंपैरिजन में, है ना। तो ये आपका स्मॉल है, कौन सा साइटो, स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, है ना। तो साइटोप्लाज्मिक कंपैरिजन में क्या होता है, ये छोटा होता है, कौन, क्लोरोप्लास्ट वाला। फिर देखो तो थाइलेकोइड्स क्या होती है, सिक्कों की भांति स्टाक के रूप में रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं ग्रेनम बोलते हैं, और ग्रेना बोलते हैं, सिमिलर को ग्रेनम कहेंगे। फ्लैट मेम्ब्रेन स्टिवल्स होती है, इसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, जो क्या करती है लिंक करती है, कनेक्टिंग करती है थाइलेकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। स्ट्रोमा कंटेंट ऑफ द रिक्वायर्ड एंजाइम फॉर द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड सिंथेसिस, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर द प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड। अब देखते हैं हम साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, जैसे ये साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म में कुछ बिखरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, नेटवर्क एंड फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। इसके फंक्शन क्या है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है मोडिलिटी मेंटेनेंस ऑफ द शेप, ट्रिपल एम, 3M ध्यान रखना, एक एम से मैकेनिकल, दूसरा से मोडिलिटी और तीसरे से मेंटेनेंस ऑफ द शेप, तो ये साइटोस्केलेटल हो जाएगा। सिलिया एंड फ्लैजेला की बात करें बेटा, तो सिलिया और फ्लैजेला क्या होता है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन में, जैसे सेल मेम्ब्रेन तो ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिलिया बोलेंगे। फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, ये लॉन्ग होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मूवमेंट में। प्रोटोक बैक्टीरिया आल्सो द प्रोसेस फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग है प्रोकैरियोटिक का। सेंट्रल कोर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनियम बोलते हैं, एक्सोनियम बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनल माइक्रोट्यूबल्स इज रेफर्ड टू इज द 9+2 अवे, है ना। तो यहाँ पर 9+2 अवे होता है, 9, अच्छा एक में कितने होते हैं 2, तो 9 2 जा कितना होता है 18 और +2, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 20। तो ऐसे ध्यान रखना। बोथ सिलियन फ्लैजेलम अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल एंड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेसल बॉडी। ये अराइज जहाँ से होते हैं, कहाँ से, सेंट्रियोल से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेसल बॉडी। दे कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये डायग्राम है आपका किसका, सिलिया और फ्लैजेला का। सिलिया और फ्लैजेला में समझ पा रहे हैं ना। देखो यहाँ पर कितने होते हैं 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, और देखो एक में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 9 × 2 18, और 2 बीच में होते हैं, तो 18 + 2 तो कितना हो गया 20। तो ऐसा बोल सकते हैं 9 + 2 इक्वल कितना हो गया आपका 20, 9 + 2 11 20 ना। तो ये बीच में सेंट्रल सीथ है, तो बीच में आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या आपकी सेंट्रल सीथ है, और इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी को एक्सोनियम कहा है। इस आपके क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स है। ये जो बीच में जो ब्रिज बने, देखो ये जोड़ने का काम, इसी को बोलते हैं इंटरडबलेट ब्रिज बोलते हैं। ये आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स हैं जो डबल है, और ये सेंट्रल है। ये जो आपका निकला है यहाँ से, इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पूक, जो क्या करता है, सेंट्रल सीथ से जुड़ता है ना। फिर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स की बात करें, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, इसको भी अपन देख लेते हैं, और ये भी कुल मिला के बहुत इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। ओके, तो देखो अगर हम बात करें बेटा कि जो सेंट्रोसोम होता है एंड सेंट्रियोल्स का, ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन, है ना। चलो इसको पहले ऐसे समझते हैं कि सपोज दैट हमने क्या किया, ये 2 स्ट्रक्चर बना दिए, है ना, और इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, देखो ये। तो यहाँ पर देखो, अब ये आपका जो रीजन है, इसको बोलेंगे हम सेंट्रोसोम।
क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रोसोम बोलेंगे। और ये जो आपके दो दिख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल, इसी को हम बोलेंगे सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रियोल बोलेंगे। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, इस सेल को डिवाइड करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। अपन जब सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और ये क्लियर हो जाएगा। तो यार नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल, देखो ये कितने होते हैं, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। दे आर सराउंडेड बाय द अमॉर्फस पेरी सेंट्रल मटेरियल, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनियस इज कॉल्ड हब। इसको हम देखो सेंट्रल पार्ट को हम, अच्छा इनकी जब स्ट्रक्चर देखा अपन ने, तो इसमें जो बीच वाला पार्ट था तो उसको अपन ने क्या कहा, हब कहा था, क्या कहा, हब, है ना। तो ये भी ऐसे बने होते हैं, देखो जैसे ये बीच वाला हब है ना, ये भी इसे 3 3 के फॉर्म में रहते, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 9 रहते हैं, अपन ने कम बनाए, इस तरीके से ये भी जुड़े होते हैं, है ना। तो इसी को अपन सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो हब बोलते हैं कनेक्टेड विद द ट्यूबल्स एंड पेरिफेरल ट्रिपलेट, आगे ना। तो यहाँ पर 3 3 के फॉर्म में रहता है, ट्रिपलेट रहता है, 1 2 और 3, तो 3 को अपन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। फिर आता है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है भाई, न्यूक्लियस इज द ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन 1838 में। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। इसके बाद अर्लियर, हाँ, लेटर द मटेरियल न्यूक्लियस वाज गिवन द क्रोमेटिन फ्लेमिंग, है ना। तो फ्लेमिंग ने क्या देखा, इनमें मटेरियल का नाम क्या दिया, क्रोमेटिन दिया। फिर इंटरफेस न्यूक्लियस की बात करें तो हैज क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस इज हैज द मेम्ब्रेन्स एंड स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उन्होंने कहा कि सपोज दैट न्यूक्लियर में, जैसे ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन, ये पूरा न्यूक्लियस है तो इसमें दो मेम्ब्रेन है, एक ये आउटर और एक इनर, इसको आउटर कहा, इसको इनर कहा। तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इन दोनों, देखो ये स्पेस है कि नहीं, तो इसी को इन्होंने क्या कहा भाई, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और बीच से ही क्या होते हैं आपके, न्यूक्लियर पोर होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, न्यूक्लियर पोर अभी आएगा आगे। ओके, तो आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूसली विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ पर कॉन्टेक्ट में रहती है आउटर वाली। फिर एंड वियर राइबोसोम ऑन इट, यहाँ पर राइबोसोम अगर हैं तो इसको हमने क्या कहा, आरईआर कहा, क्या कहा, आरईआर। एंड द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन होते हैं। ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन कंटेन डीएनए। क्रोमेटिन क्या रहता है, डीएनए रहता है, कुछ बेसिक हिस्टोन भी रहते हैं, कुछ नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन रहते हैं, कुछ आरएनए भी रहते हैं। फिर अगर हम बात करें बेटा, एवरी क्रोमोसोम हैज प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें सेंट्रोमियर होते हैं। एंड बोथ साइड विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। देखो तो यहाँ पर अगर हम काइनेटोकोर की बात करें तो ये सेंट्रियोल तो आपको दिख ही रहे, है ना, सेंटर में जो प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये इस तरीके, इसी को अपन क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और जो क्या था, जैसे ये सेंट्रियोल है तो सेंट्रियोल में ये स्पिंडल फाइबर बनती है, तो स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच करेंगे इसको, काइनेटोकोर से, है ना। तो ये फिर ये क्या करेंगे, इसको अपनी ओर खींच लेते हैं, तो ऐसे ऐसे खींचे आएंगे, अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ना। तो ये उन्होंने बताया है कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर बोलेंगे। और सेंट्रोमियर ऑन द साइड एंड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में, है ना। कौन कौन सी, तो सबसे पहले हम बोलेंगे इसको मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीरोसेंट्रिक। देखो इसमें एक बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस जानना आप, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है ना। अब हमने क्या बना दिया भाई, इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में बना दिया ये, तो इसको हमने क्या कहा, मेटासेंट्रिक कहा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये बिल्कुल सेम ये क्रोमोसोम है ना, लेकिन हमने सेंट्रोमियर थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया, ऊपर साइड कर दिया। देखो तो इसको बोलेंगे हम सब मेटासेंट्रिक। अब सेंट्रोमियर को थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, देखो तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक।
और सेंटोमियर को पूरा ही ऊपर कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका टीलो। सीधी बात है, सेंटोमियर को हम बढ़ाते गए, है ना, सेंटोमियर को पहले बीच में था सेंटोमियर, फिर थोड़ा सा और ऊपर किया, फिर थोड़ा सा और ऊपर किया और फिर फाइनली ऊपर कर दिया। देखो जैसे ही ऊपर करेंगे तो ये शॉर्ट आर्म मिलेंगी और ये क्या आपकी लॉन्ग आर्म, है ना, ये भी शॉर्ट आर्म है, ये भी आपकी क्या है लॉन्ग आर्म, है ना, और फाइनली फिर क्या ये टर्मिनेट हो गया। तो इसी को हमने बोला मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रो और टीरोसेंट्रिक। फिर आया सैटेलाइट, क्या होता है सैटेलाइट, है ना। तो सैटेलाइट की अगर हम बात करें बेटा, तो सैटेलाइट क्या होता है, देखो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सैटेलाइट। तो लिखा ना, फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज द कांस्टेंट लोकेशन दिस गिव द अपीयर ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट। तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, इन्हीं को नाम देते हैं सैटेलाइट। न्यूक्लियोलस की बात करें तो नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये भी राइबोस क्या नाम, न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन है लेकिन न्यूक्लियोलस इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, और ये राइबोसोम के लिए साइट प्रोवाइड करता है ना, तो ये ध्यान रखना। अब देखते हैं माइक्रोबॉडी। तो माइक्रोबॉडी क्या है, माइक्रोबॉडी में कुछ माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं और इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट और एनिमल के लिए क्या है, दोनों के लिए जरूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबॉडी। तो फाइनली हमने अपना चैप्टर ही पूरा कर लिया बेटा, हाँ आई थिंक आप समझ पाए होगे इस चैप्टर को। ओके, तो हमने इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश की। माइक्रो बॉडी तक है हमारा पूरा लास्टली, तो हमने माइक्रो बॉडी तक ये पूरा देख लिया। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म तो आपको पता ही है ना। और इसमें एक और पॉइंट इंपोर्टेंट है कि जो न्यूक्लियस होता है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है आपका आरबीसी में, किस में एब्सेंट होता है आपका आरबीसी में, है ना। तो ये फाइनली माइक्रो बॉडी था, तो अपन ने जो देख लिया, है ना। तो आई थिंक आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो चैप्टर को आप रीड कीजिए एनसीईआरटी से ताकि और क्लियरिटी आ सके। और अगर चैप्टर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, राज सर पीसीआई को सब्सक्राइब कर लेना है ना। ओके, और थैंक यू सो मच बच्चों, है ना।